हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इधर आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीएल का पेपर जो एचईएमएम ऑपरेटर के लिए हुआ था 2018 में, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सेना से संबंधित नहीं है ब्रह्मोस। इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम चंद्रयान मिशन 2008 में प्रारंभ हुआ था और जो प्रथम मंगलयान मिशन था वो 2013 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33। अगर वर्ड्स अगर वोवेल पूछा जाए तो वो 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा भारत देश की क्या है? तो हिंदी भाषा जो है भारत देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्योंकि अगर ये राष्ट्रभाषा होती तो ये पूरे भारत में बोली जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन करेगा? तो अगला फुटबॉल विश्व कप जो 2022 में होगा, 22वां एडिशन, वो कतर में आयोजित होगा। निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसमें जो रूस है वो एशिया महाद्वीप में, सिर्फ एशिया महाद्वीप में नहीं है, उसका 1/3 पार्ट जो होते हैं वो यूरोप में आ जाता है और 2/3 पार्ट एशिया में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है? तो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है। अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यानी कि 2019 में खेला गया है, वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में, जो 2005 में शिफ्ट हुआ था। उससे पहले ये लंदन के लॉर्ड्स में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? तो शौर्य चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, लेकिन परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक, ऐसा कोई पदक है ही नहीं। तो इसमें दो आंसर है, सी और डी। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस देश में स्थित है? तो भारत में, जो कि गोरखपुर में स्थित है, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। तो देश में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 2007 में प्रारंभ हुआ था। T20 2007 में प्रारंभ हुआ था। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने देशों से गिरी है, कितने प्रदेशों से गिरी है? तो 2 प्रदेशों से गिरी है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है, ये 8 राज्य से घिरा हुआ है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से घिरा हुआ है। पद्मावत किस कवि की कृति है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है? तो कामायनी की काव्य की है जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? तो तंद्रालु उपवास का पर्यायवाची नहीं है। अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अंगीकार का विलोम शब्द है अस्वीकार। निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है? तो सही नहीं लिखा है आपका साप्ताहिक, ये बड़ा सा होगा, साप्ताहिक होगा। निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है?
तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। अगर यही रेलवे लाइन के लिए पूछा जाता तो वो उत्तर प्रदेश होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और जो सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो वो गोवा है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद था जो, वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच थी, क्योंकि कावेरी जो है नदी है वो कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। भारत में अंतिम जनसंख्या गणना कब हुई थी? तो अंतिम जनसंख्या गणना 2011 में हुई थी, जो भारत की जनगणना का 15वां था, जबकि स्वतंत्र भारत का वो 7वां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? तो ये धनबाद मशहूर है। और धनबाद आता है झारखंड में, और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है। इस्पात नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो कमल है। भारत के जलीय जीव का क्या नाम है? रिवर डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में रहता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। और जो लेक्टोमीटर है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, और हेक्टोमीटर दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। अब पेरीमीटर किसी भी शेप की जो चारों ओर की लंबाई होती है उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है पेरीमीटर, जिसको परिधि या परिमाप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, जिसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीवी रमन को साइंटिस्ट के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आदिवासी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो स्काउटिंग की स्थापना वेडिन पावेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाटरलू निम्न में से किस से संबंधित है? तो जो वाटरलू है वो नेपोलियन से संबंधित है। यहाँ पर जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो वीडियो के एंड में बताए जाएंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ। तो यहाँ से मैं 56 क्वेश्चन से कर रहा हूँ। तो एडवाइज़र को हिंदी में क्या कहते हैं? एडवाइज़र को हिंदी में सलाहकार कहते हैं। एडुकेट का हिंदी में क्या अर्थ है? तो एडुकेट का हिंदी में अर्थ उचित है। एक्सेप्टेड का हिंदी में क्या अर्थ है? एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, तो यह स्वीकार होगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह रिहंद नदी पर बना है। और आप इसको हर में याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम नदी है या रिजर्वोयर है, बांध है। निम्न में से निम्न श्रेणी में से प्रश्न निम्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो अगर आप इसमें से देखोगे तो 2 × 3 करोगे तो आएगा 6, और उसमें से फिर -2 करेगा। इसी तरह आपको हर संख्या में करना है। जैसे 4 है तो 4 × 3 12 -2 तो 10 आया। तो फिर इसके बाद 10 × 3 30, 30 -2 28। इसी तरह से 28 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और -2 करोगे तो आपका 82 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? जब आप इसको देखोगे तो आप देखोगे इसमें +1 किया गया है, 1 + 1 2, फिर 2 के बाद +2 ऐड किया गया है, फिर 4 के बाद +3 ऐड किया गया है, फिर 7 के बाद +4 किया गया है, तो 11 के बाद +5 करेंगे तो इसमें आएगा आंसर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे आएगा? आप पहला लेटर देखोगे, ए, सबका पहला वाला लेटर देखो, A B C, तो नेक्स्ट होगा D, तो इससे आपका C और D आ गया कि इन्हीं में से होगा। फिर आप अगर देखोगे Z एक एक कम होते जा रहा है, तो Z Y X, तो यहाँ W होगा, तो यानी कि D और W वाला आंसर होगा। भारत के किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। और जो 37th है वो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, और 38 मेघालय में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत
निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। और सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद आता है चाइना और फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान। ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ संयुक्त उद्गम है? तो ये रूस के साथ है। देखो ब्रह्मोस है तो ब्र और मोस, तो ब्रह्मोस में जो ब्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मोस है वो रूस के रिवर मॉस्कोवो के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों के सम्मिलित नाम है ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, जो 1984 को 2-3 दिसंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी कहाँ थी? तो अहमदाबाद थी, और अभी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है? तो ये नर्मदा जिले में है। अगला क्वेश्चन रिक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है? तो ये तीव्रता मापता है। ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो कलकत्ता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू आरटीओ से आएगा या मोटर व्हीकल एक्ट से आएगा, तो इसके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन बना दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 75। फर्स्ट वन 75,000, सॉरी 7,500 kg। आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो यह वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन का फॉर्म है। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगा। अगर आपको इसी चैनल में प्राप्त करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करता है? तो इसका आंसर है सेकंड वन, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना। यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप वाहन धीमी करके रोक देंगे। इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि येलो लाइट के बाद रेड लाइट आता है, तो रेड लाइट रुकने के लिए होता है, तो आप येलो लाइट देखेंगे तो रोक देंगे। अगला क्वेश्चन है अगर आपके पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल एक लाइसेंस धारी के साथ। ये आंसर है फर्स्ट वन। एक निजी वाहन में कितने यात्री को बैठा सकते हैं यह लिखा होता है आपके पंजीयन प्रमाण पत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, कोई भी यात्री को नहीं बैठाना चाहिए। यह निशान क्या इंगित करता है? यह निशान इंगित करता है कि आगे एक सकरी सड़क है, क्योंकि आगे जाकर के ये देखिए क्लोज हो रहे हैं। उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन में संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है? तो BS6 भारत सेफ्टी 6 लागू करना है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ये चिन्ह या निशान क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है आगे चौराहा है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वनों के कटाव के विरुद्ध से संबंधित है। निम्न में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस है? तो CO2 है। देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए धरती है, जो सन से जो रे आती है तो वो उससे हमें ज़्यादा गर्मी प्राप्त नहीं होता, उससे पृथ्वी का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता है। लेकिन जब ये जो किरणें होती है ये पृथ्वी से टकरा कर रिटर्न होती है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर होता है जो इस किरणें को वापस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकता है। तो इसी के कारण पृथ्वी गर्म रहती है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और CO2 इसका प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2000 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे आपके डी 1992 में। निम्न में से कौन सा भारत स्टेज एमिशन इसका हिस्सा नहीं है? तो CO2 इसका हिस्सा नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में से किसकी प्रतिशत सबसे कम है? तो इसमें आर्गन सबसे कम है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। सबसे ट्रोपोस्फियर को कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फियर को कहते हैं समताप मंडल, फिर उसके बाद एक आइनोस्फियर मीजोस्फियर को कहते हैं मध्य मंडल, फिर होता है आइनोस्फियर जिसको कहते हैं आयन मंडल, और एक्सोस्फियर को बाह्य मंडल। पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंधित रखती है उसका निम्न में से क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे। आकाशगंगा मिल्की वे जो कि सर्पिलाकार है, ऐसे ऐसे है, ऐसे सर्पिलाकार है, जलेबी की तरह। निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? तो मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल में क्या होता है कि जो भी इंजन में गैसेस बर्न होती है वो अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाती है। अगर अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चल जाती है। अगर वो बहुत अच्छी तरह से बर्न होती तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो ताजमहल है वो वायु प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित है। CNG क्या है? CNG एक साफ़ सुथरा ईंधन है क्योंकि यह जलने पर कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती है। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किस में उपयोग होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, तो परफ्यूम में भी होगा ही होगा, तो इसमें सभी आंसर होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या करता है? क्लोरीन। और इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषण का कारक है। वायु प्रदूषण कारक है मतलब वायु प्रदूषण से क्या चीज़ होगी? तो श्वसन संबंधी बीमारियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोल उत्पादक देश है? तो चीन है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? तो यह झारखंड में है। लास्ट क्वेश्चन है। पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है लेकिन फिर भी ये करंट अपने में करंट को पास कर सकता है। तो अब इसके बाद आपका मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। यदि वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और अगला आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा करता है तो पूरी यात्रा किलोमीटर में कितनी होगी? मान लीजिए कि पूरी यात्रा इतनी है और वो आधा हिस्सा 21 किलोमीटर से कर रहा है और अगला आधा हिस्सा 24 किलोमीटर से प्रति घंटे से कर रहा है, तो उसे पूरा टोटल कितने लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। तो मान लीजिए पहला आधा हिस्सा में T1 लगा था और आधा हिस्सा में T2 लगा था, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? 10 घंटे। तो इधर हम चाल बराबर दूरी बट्टा समय लगा देंगे। तो समय निकालने के लिए जैसे T1 ऐसे रहेगा, आधा हिस्सा को हम मान लेते हैं x और दूसरा आधा हिस्सा को भी मान लेते हैं x। तो हमारी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 2x होगी, ठीक है। तो T1 कैसे निकलेगा? x डिवाइड बाई 21 और दूसरा वाला T2 कितना होगा? x डिवाइड बाई 24। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। T1 प्लस T2 इक्वल टू 10। तो आगे आगे देखते हैं। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 होगा और मैंने क्या लिखा था? x
डिवाइड बाई 21 प्लस x डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी आधी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी आधी दूरी आ गई, फिर उसको 2 गुना कर देंगे तो वो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 2 to 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन के चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो पहली ट्रेन की चाल क्या है। देखिए यहाँ पास U1 और U2 दिया हुआ है। कितना दिया है 7:8। तो U2 यहाँ पास क्या दिया हुआ है, U2 400 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो इसका चाल आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 100 को यहाँ पास रख देंगे तो U1 कितना आ जाएगा 7 × 100 हो जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। U2 कितना आ गया 7 × 100 डिवाइड बाई 8, तो इससे आंसर आ जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर, अकबर और एंथोनी की आयु का योग 80 है। 3 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना रहा होगा। देखिए अमर, अकबर और एंथोनी तीनों की आयु 80 वर्ष है। 80 है। अब मान लीजिए 3 वर्ष पहले, यानी कि अमर का 3 वर्ष पहले, अकबर का 3 वर्ष पहले और एंथोनी का 3 वर्ष पहले, यानी कि टोटल 9 वर्ष कम होगा। तो यहाँ से -9 कर देंगे तो 71 आ जाएगा, आंसर ए। अगला देखते हैं। अमर अकबर से बड़ा है और राज से छोटा है। सुरेश से मोटा है और राजेश से पतला है। अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 25 साल है, तो अकबर की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पास अकबर की उम्र 20 साल दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा 20। अब अगला क्वेश्चन है कि एक अनानास यदि 7 रुपये का है और एक तरबूज 5 रुपये का है और इन फलों को खरीदने के लिए एक्स ने कुल 38 रुपये खर्च किए, तो कितने अनानास खरीदे। मान लीजिए अनानास की संख्या है ए और तरबूज की संख्या है बी, तो 7 × ए प्लस 5 × बी, ये टोटल रुपये कितने आ रहे हैं 38। अब इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा है, तो हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो आप जब a = 4 रखोगे और b = 2 रखोगे तब ये 38 आ रहा है। तो इसमें अनानास की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला देखते हैं कि a 3 साल बड़ा है b से और 3 साल छोटा है c से, जबकि b और d जुड़वा है, तो बताइए c d से कितना बड़ा है। देखिए a है वो और यहाँ पास b है, तो b से बोल रहा है 3 साल बड़ा है। मान लीजिए b की उम्र 10 वर्ष है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 साल बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 13। अब बोल रहा है कि 3 साल छोटा है c से, a 3 साल छोटा है c से, तो यानी c की यहाँ कितना हो जाएगी 16 हो जाएगा। और बोल रहा है b और d जुड़वा है, तो यानी कि d भी 10 वर्ष का है। अब बोल रहा है c d से कितना बड़ा है, यानी कि d की उम्र भी 10 है, तो c कितना हो जाएगा 6 साल ही तो बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 6। अगला देखते हैं। एक बाग में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियाँ एवं 12 स्तंभ है। प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है और बाग की बाहरी सीमा से चारों तरफ 1 मीटर छोड़कर पेड़ लगे हैं। इस स्थिति में बाग की कुल लंबाई कितना है। देखिए स्तंभ ऐसे होगा। अब मान लीजिए कि ये बाग है और यहाँ पास पूरे 12 ख़त्म होते हैं, तो देखिए जो लास्ट वाला पेड़ है वहाँ से 1 मीटर है ये, और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पास टोटल 12 हैं, तो इन 12 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए जब 2 पेड़ ले रहे हैं तो एक ही 2 मीटर है, 3 ले रहे हैं तो 4 हो रहे हैं, मतलब 2 इंटू, जब 3 है तो 2 कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से जब 12 होंगे तो 11 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास टोटल इन पेड़ों के बीच की दूरी कितना आ जाएगी 22, लेकिन 1 मीटर और 1 मीटर इधर है तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ तो फिर 24 मीटर आ जाएगा आंसर में। ये इसको लंबाई ले रहा है। अगला देखते हैं। एक दर्जी एक कपड़े के थान से शर्ट बनाने के लिए कपड़ा काटने हैं। एक थान को वो कुल 10 बराबर हिस्सों में काटता है और वह 1 मिनट में 45 बार काटता है, तो बताइए 24 मिनट में वो कुल कितने थान काटेगा। देखिए मान लीजिए कि ये एक है
आप एक कट कर रहे हो तो ये 2 बराबर भागों में जा रहा है। अब मान लीजिए इसको 2 कट कर रहे हो तो 3 बराबर भागों में जा रहा है। यानी कि आप जितने भी बराबर भागों में करोगे उससे एक कम कट कर रहा है, यानी कि 10 बराबर हिस्से में कर रहा है तो वो 9 कट करेगा, 9 कट करेगा। तो यहाँ पास हम कट पहले तो पूरे कट निकाल लें। पूरे कट कितने हो जाएंगे? 45 इंटू 24 मिनट है, तो ये मेरे पूरे कट आ गए। अब मेरे को एक थान में 9 बार कट कर रहे हैं, तो यहाँ से डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो मेरे को पूरा मिल जाएगा कि कितने थान हैं। तो 9 बचे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 120 आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। चिड़ियाघर में उनके सिरों की कुल गणना 80 है, उनके पैरों की कुल गणना 200 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने मोर है? इसके लिए आप एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि जब 4 पैर वाले आएंगे, जब 4 पैर वाले हैं तो आपको फार्मूला लगाना है 2h माइनस एल डिवाइड बाई 2। देखिए, जब इधर पर आप 4 पैर वाले निकालेंगे, जैसे 4 पैर है तो इधर आप 2 रखेंगे। जब आप 2 पैर वाले निकालेंगे तो यहाँ पास जैसे 2p लिखेंगे तो यहाँ पास आपको 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि 4h माइनस एल डिवाइड बाई 2। अगर आंसर में नेगेटिव आता है तो आपको नेगेटिव छोड़ देना है, बाकी जो संख्या आएगी वही लेना है। तो यहाँ पास जैसे दिया हुआ है कुल सिरों की संख्या, यानी एच माने हेड और एल माने लेग। तो चिड़ियाघर में मोर के 2 पैर रहते हैं, यानी कि 2 पैर वाले निकालने हैं। तो यहाँ पर 4h माइनस एल डिवाइड बाई 2 वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो 4 इंटू एच कितना है? हेड 80 माइनस एच और पैर कितना है? 200 डिवाइड बाई 2। तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 320 माइनस 200 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अगला देखते हैं। आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, जबकि आज से 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है? आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है। मान लीजिए पिता है और पुत्र से कितना उम्र गुना है, और ये चाइल्ड ले लेते हैं तो 3 गुना है उम्र का है। यदि आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले तो 5 माइनस कर दिए, 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बना था, तो 4 गुना बड़ा हो गया, तो चाइल्ड में भी 5 घटा देंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिनों में मारेगी? देखिए, 100 बिल्ली है, 100 दिनों में 100 चूहे मारती है, यानी कि एक बिल्ली 100 दिन में एक ही चूहे तो खा रही है, तो उस हिसाब से 4 बिल्ली 4 चूहे को 100 दिन में ही मारेगी। अगला देखते हैं। एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई। उसने इसके लिए वर्गाकार खेत के हर दिशा में 27 खंभे लगाए। तो पूरे खेत में किसान ने कुल कितने हैं? देखिए, मान लीजिए कि ये किसान का खेत है और उसने हर तरफ 27 खंभे लगाए। तो मान लीजिए ये हर तरफ 27 खंभे लगाए हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 27, ये 25, 26 और ये 27। तो इधर भी एक, ये 25, ये 27 हो गया। देखिए, 2 साइड के लिए तो 54 हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप इस साइड की काउंट करोगे तो 2 खंभे अलग से लगे ही हुए हैं, तो अब इसको बीच में कितने लगाने पड़ेंगे? 25 लगाने पड़ेंगे, इधर भी 25 लगाने पड़ेंगे, यानी कि 25 25 50। तो टोटल कितना आ जाएगा? 104 खंभे लगाएंगे। आंसर बी। अगला देखते हैं। आज वरुण का जन्मदिन है। आज के दिन से 1 साल पहले उसकी उम्र आज से 12 साल पहले की उसकी उम्र से 2 गुनी थी। तो वर्तमान में वरुण की उम्र क्या है? जैसे कि आज की उम्र मान लीजिए उसका है x,
ठीक है। बोला आज से 1 साल पहले, तो x माइनस 1, तो इधर क्या हो जाएगा। अब बोल रहा है आज की उम्र से 12 साल पहले की उम्र से 2 गुनी, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 12, यानी कि आज की उम्र से 12 साल पहले, आज की उम्र से 12 साल पहले से 2 गुना अधिक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 24। तो इस हिसाब से वर्तमान उम्र इसकी 23 आ रही है, जो कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पास 12 की जगह 13 दे देना चाहिए था, तब इसकी आंसर आएगी 25। अगला देखते हैं। एक बतख के आगे 2 बतख और बतख के पीछे 2 बतख एवं एक बतख 2 बतख के बीच में के विन्यास में तैरने के लिए न्यूनतम कुल कितनी बतख चाहिए। देखिए मान लीजिए एक बतख, ये 3 बतख, मिनिमम 3 बतख ही चाहिए, क्योंकि एक बतख के आगे 2 बतख, जैसे एक बतख के आगे 2 बतख है, 1 2, एक बतख के पीछे 2 बतख, इस बतख के पीछे 2 बतख और एक मिडिल में भी है। इसका आंसर 5 7 और 9 भी है, लेकिन इसमें न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हमें 3 की ज़रूरत है। अगला देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, मान लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी है x, और इसकी 3 गुनी है लड़कों की संख्या, तो 3x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4x। तो मतलब जो भी संख्या होगी इन आंसर में से वो 4 की गुणज होगी। तो अभी इधर गुणज देखोगे तो 48 भी कटता है 4 से, 44 भी कटता है 4 से, और ये 40 भी कटता है 4 से, लेकिन 42 नहीं कटता है, तो ये कुल संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पास मैथ्स के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के मॉडल क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।